जॉब कोस्टिंग का। जॉब कोस्टिंग का मेन पर्पस क्या है और किस लिए जॉब कोस्टिंग की जाती है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी ऑर्डर और जॉब एंड टू नो द प्रॉफिट और लॉस टू ईच इंडिविजुअल जॉब। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी हम यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, मतलब उसमें आपका कॉस्ट शीट के अंदर। इसी तरह से जॉब वाले में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए या लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये बनाए जाते हैं। दूसरी बात, ये मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे पता लग जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या ज़ीरो पे है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड बेस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स अंडरटेकन इन फ्यूचर। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मशीन पर 3-4 काम हमारे इकट्ठे हो सकते हैं। जब हम लॉट की बात करते हैं ना, तो एक मशीन पर हम सेटिंग कर सकते हैं। मान लो मैंने प्रिंटिंग का मेरा काम है और कुछ कार्ड्स मुझे प्रिंट होने के लिए आए, तो मैंने ज़ेरॉक्स कॉपी ही करनी थी और एक बार मैंने मशीन पर उसकी सेटिंग कर ली कि इस पेज में, इस साइज़ में मुझे चाहिए। इसी तरह से 4-5 ऑर्डर और कस्टमर से आगे, उनका भी सेम काम करना था, तो मैंने क्या करा, मशीन पर एक ही बार सेट कर लिया और कार्ड्स उसमें नीचे सेट कर दिए, तो वो प्रिंटिंग होके निकलते रहेंगे, मतलब एक ही लॉट में मेरा काम फिनिश हो गया। टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट। बिल्कुल, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपैरिजन करके ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हो। उसने ये कहा है, मान लो अब मुझे ये पता है अगर मैं बुटीक के पास गई तो विद इनर लगा के इस पर 800 रुपये लगने वाले हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा काम करवाना था वो मैं नहीं करवाती और कम में करवा लेती हूँ। नेक्स्ट सूट में ट्राई कर लेंगे कुछ ऐसा नया करवाने के लिए। तो इसका मतलब है मैंने कंपैरिजन करके देखा ना कि एक्चुअल में मेरी कॉस्ट 800 रुपये आ रही थी, और मतलब एस्टिमेट तो 800 का था और एक्चुअल में भी 800 ही रुपये आ रही थी। अगर मैं कुछ कम ज़्यादा करवा लेती हूँ तो मेरा 500 में काम चल सकता है। फिर कहता है टू हेल्प दी मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कहता है इसके वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वर्क इन प्रोग्रेस में, कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना होना बाकी है। मान लो मुझे एक स्पेसिफिक डेट दी थी, भाई 2 तारीख को आके कंफर्म कर जाना कि आपका सूट रेडी हुआ है या नहीं। तो जब जाके पता किया तो रेडी नहीं था, यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है, अभी काम चल रहा है। और नेक्स्ट जब रेडी हो जाएगा वो बात एक अलग है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ जॉब कोस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कहता है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्टॉक। डिटेल्ड क्यों होती है? क्योंकि इसमें जब हम जॉब कोस्ट शीट नंबर 1 बनाते हैं, कोस्ट शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सब में डिटेल स्टडी की जाती है। कितना मटेरियल आया, कितना लेबर आया, कितना एक्सपेंस आया। फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में चले जाते हैं, ऑफिस के ऑफिस में चले जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें चले जाते हैं। इस तरह से डिटेल हम स्टडी कर लेते हैं और लास्ट में हमें प्रॉफिट पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल में काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, लास्ट ईयर का डाटा चेक करके। एडवांटेजेस ऑफ बस्ट्री कंट्रोल। कह रहे हैं इसमें कुछ ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ओवरहेड्स हमें पता है वेजेस के अकॉर्डिंग ही बांटने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मशीनरी के हिसाब से उन्होंने दे दिया तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड करने पड़ेंगे। ये तो यानी कि अपने हाथ में, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है जॉब कोस्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू असर्टेन एंड टू मेक कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस जॉब सो एज लेस प्रॉफिटेबल या लॉस इनकरिंग जॉब में बी इग्नोर्ड। कि अगर हमें पता है वहाँ पर हमें बेनिफिट्स होने वाला है तो कुछ ऐसे एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हम करने जा रहे थे हम उसको नहीं करेंगे, ताकि हमें उनको ऐड करने के बाद लॉस ना हो जाए। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। कहता है ये प्री डिटरमाइंड है कि आपको ये मालूम होता है कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है। अब आप कारपेंटर के पास गए, कारपेंटर से पूछा मुझे एक बेड बनवाना है, वो पूछेगा भाई कैसे, सिंपल बनवाना है और लक्कड़ कैसी लगवानी है, उसी हिसाब से वो रेट बढ़ाता चला जाएगा। तो उसे पता लग जाएगा ना कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट आने वाली है अगर इस हिसाब से हम बनाते हैं तो। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन कॉस्ट प्लस। बिल्कुल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वही कहता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देना, और ये तब ऐसा किया जाता है जब कुछ न्यू इनोवेशंस या फिर न्यू इक्विपमेंट बनाना हो उस चीज़ में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉयलर्स एंड डिफेक्टिव। कहता है स्पॉयलर्स और डिफेक्टिव को ईजिली पहचाना जा सकता है ताकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको कम किया जा सके। अब आता है कि लिमिटेशंस क्या है। कहते हैं मोर एक्सपेंसिव एंड मोर क्लैरिकल वर्क है। क्यों क्लैरिकल वर्क है? अब कारपेंटर वाले के पास गए,
अब हमने कारपेंटर तो हमें हर जगह भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें बढ़िया वाला देखना है तो हम 4-5 लोगों से कंफर्म करेंगे भाई अच्छा कारपेंटर कहाँ है जो अच्छी लकड़ी लगाता हो और अच्छा काम करता हो। तो सब अलग अलग जगह बता देंगे कि वहीं का वहाँ पर कारपेंटर का काम होता है। हम कहेंगे नहीं हमारे साइड वाले जो भैया हैं वो भी ऐसा काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो दोनों के रेट्स में भी डिफरेंस होगा। तो यानी कि ये क्लैरिकल वर्क भी है और एक्सपेंसिव भी है। हिस्टोरिकल इन नेचर, बिल्कुल हिस्टोरिकल इन नेचर है। अब जैसे बुटीक वाले की मैं बात कर रही हूँ, बुटीक वाले के रेट्स अलग होते हैं, जो घर पर स्टिचिंग करते हैं उनके रेट्स अलग होते हैं। तो वो हिस्टोरिकल क्यों है, पहले से ही उनको पता होता है कि भी इस चीज़ को बनाने की इतनी कॉस्ट है, अगर एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, हाँ कई बार प्राइजेस में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं और आप बता नहीं सकते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे मैंने कल एस्केलेशन क्लोज में बताया था, एस्केलेशन क्लोज में यही था ना कि प्राइजेस या तो अप हो जाते हैं और या फिर डाउन हो जाते हैं। अप वाले में एस्केलेशन क्लोज था और डाउन वाले में डी एस्केलेशन क्लोज था। अब आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग और जॉब कोस्टिंग दोनों कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है। कहते हैं कि दोनों ही मेथड में अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन तैयार किए जाते हैं। ये बात ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी तो कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से बिल्डिंग बनाता है और जॉब ऑर्डर कोस्टिंग में भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती है। तो ये दोनों बातें दोनों पॉइंट्स के लिए सिमिलर हैं। कहते हैं जॉब और कॉन्ट्रैक्ट इज dissimilar in nature, generally it is identified by a separate number and is known by that number until it is completed। ये कह रहा है जॉब और कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट्स पे और सिमिलर है, उसमें कोस्ट शीट बनाई जाती है लेकिन उस पर नंबर्स डाल दिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने एक हाउस ए तैयार करना हो, हाउस बी तैयार करना, दोनों को नंबर दे दिए। इसी तरह से जॉब कोस्ट शीट में भी नंबर 1 और नंबर 2 दिए जाते हैं, मतलब नंबर से पहचाना जाता है। कहता है इन बोथ केसेस कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जॉब कोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में दोनों इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दोनों की कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल सकें। कोटेशन और टेंडर प्राइस इज रिक्वायर्ड इन बोथ द केसेस एंड प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। कहता है कि प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट और जॉब में तभी तैयार होती है जब आपको रिसीप्ट मिल जाती है। रिसीप्ट यानी कि कस्टमर लिख कर दे देता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे बनानी है और वो स्लिप उसको पकड़ा देता है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन रिसिप्ट मिलने के बाद ही जॉब ऑर्डर कोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाते हैं। बोथ दी कोस्टिंग सिस्टम फॉलो ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल ऑफ कोस्टिंग। कह रहा है चाहे जॉब कोस्टिंग कर लो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में सिमिलर से ही मेथड जो है यूज़ होते हैं, क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट सेम बेसिस पर निकाला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आएगा ही आएगा 4 मार्क्स में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग मेथड। ठीक है, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। अब आप मुझे बताओगे क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो। पहली बात, साइज ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग साइज ऑफ वर्क कैसा होता है, इसका लार्ज होता है और उसका स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों, क्योंकि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ऑर्डर जॉब कोस्टिंग में मिलते हैं। नेचर ऑफ वर्क, इसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ वर्क, इसमें ज़्यादातर काम कॉन्ट्रैक्ट में साइट पर जाके किया जाता है और वहाँ पर हम प्रोडक्शन यानी कि फर्नीचर मेकिंग जो बिल्डर्स है वो कारपेंटर है वो घर आके भी बना सकता है, इन साइट में है ये। टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, इसमें मोर देन 1 ईयर है और उसमें लेस देन 1 ईयर है। 1 ईयर भी वो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू कस्टमर है 10 या 15 डेज में रेडी हो जाती है चीज़ें। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, कहता है इसमें जो है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर भी प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो, बट उसमें ऐसा नहीं है, काम के कंस्ट्रक्ट होने के बाद ही प्रॉफिट्स का पता लगता है कि कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं। नेचर ऑफ एक्सपेंस, इसमें नेचर ऑफ एक्सपेंस सारे डायरेक्ट नेचर के हैं, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही नेचर्स के हैं। एप्लीकेबल इंडस्ट्री, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्ट करने में, डैम्स बनाने में, ब्रिज बनाने में वहाँ यूज़ किए जाते हैं, बट वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, प्रोडक्शन करते हुए। स्पेसिफिक ऑर्डर, प्रिंटर, प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर मेकर्स, जर्नल इंजीनियरिंग कंसर्न, इन सब इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ होते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ जॉब कोस्टिंग मेथड। अगर 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया ना तो ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब कोस्टिंग मेथड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर।
अब जॉब कोस्टिंग का प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहले एस्टिमेटिंग यानी कि मैंने कारपेंटर को बुलाने से पहले ही मैंने ये देखा मुझे एक तो ड्रेसिंग टेबल चाहिए, एक ये चाहिए, तो मैंने थोड़ा एस्टिमेट लगाना शुरू किया, 2-4 जगह पता करके कि भाई इतना खर्चा मेरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने माइंड में उसकी इवेल्युएशन कर ली। तो एस्टिमेशन में क्या है, कहते हैं वी नो डैट इन जॉब ऑर्डर सिस्टम प्रोडक्शन इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। कॉन्टिन्यूस क्यों? क्योंकि स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हर एक कस्टमर का पैरामीटर्स जो है अलग अलग होता है, हर एक की जॉब की अलग अलग कॉस्ट होती है। तो दिस रिक्वायर्स केयर एंड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, कॉस्ट शीट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड्स और पीरियड्स एंड ए केयरफुल फोरकास्टिंग ऑफ प्राइजेज। ये कह रहा है अगर आपने काम बहुत टाइम से कारपेंटर है और मैंने अच्छा कारपेंटर चूज़ किया है तो उससे जब मर्जी जाके पूछ लो, उसे हर एक रेट का प्राइजेस पता होगा, ठीक है। अगर लोकली हम ढूंढेंगे तो वो कहेंगे पहले काम तो करवाओ, हम बता देंगे कितने पैसे लगेंगे, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। सेकंड आता है प्लानिंग। अब मेरे माइंड में ये आ गया कि अगर मैं एक बेड बनवाती हूँ और ड्रेसिंग टेबल बनवाती हूँ तो तकरीबन मेरा 60-70 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। मैंने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग कैसे? अब मैंने सोचा कि मैं अपना एक ऑर्डर तैयार करती हूँ कि मुझे उस बेड के अंदर क्या क्या चाहिए, ड्रेसिंग टेबल में क्या क्या चाहिए, सारा मैंने लिख लिया और जाकर सबमिट करा दिया। कारपेंटर से जाके मिली, उसका रेट कंफर्म किया। केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी आर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। अब क्या हुआ, कस्टमर से ऑर्डर मिल गया। द प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स ए सुटेबल डिज़ाइन फॉर अ जॉब। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक डिज़ाइन तैयार कर लिया, कस्टमर ने जैसे ऐसा बोला वैसे वैसे लिख लिया। उसके बाद एंड प्रिपेयर रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल लेबर, उसके हिसाब से उसने ये सोच लिया कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑर्डर। अब मैंने क्या किया, पहले पर्सन ने खुद ही एस्टिमेट लगाया, फिर मैंने एक स्लिप बनाकर बनवा दी वहाँ जाकर कारपेंटर के पास। कारपेंटर ने उस स्लिप को तैयार कर लिया और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने लिख लिया भाई इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, हाँ भाई इतना खर्चा आपका आने वाला है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर तैयार किया। कहते हैं ए प्रोडक्शन ऑर्डर इज इशूड कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन टू द वर्कशॉप टू प्रोसीड विद द वर्क रिगार्डिंग द जॉब। द प्रोडक्शन ऑर्डर नोन एज वर्क ऑर्डर ऑल्सो इज अ रिटर्न अथॉरिटी टू फैक्ट्री फोरमैन टू प्रोसीड विद द वर्क। अब मेरा काम कहाँ चला गया, फैक्ट्री के अंदर तैयार होने के लिए। अब फैक्ट्री वाला अपने खर्चे अलग बताएगा मुझे। एंड इट इज़ अ की पॉइंट फ्रॉम द वेयर द प्रोडक्शन स्टार्ट। ये कहता है ये की पॉइंट है जहाँ पर मेरा प्रोडक्शन बनने वाली है, जहाँ मेरा काम कंप्लीट होने वाला है। इसकी मैंने एक दिस ऑर्डर यूजुअली कंटेन ऑल रेलिवेंट प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी और यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, डेट ऑफ स्टार्ट वर्क, मतलब कौन सी डेट पे मैंने काम शुरू किया, किस डेट पर मुझे कंप्लीट करना है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारा मेरा फैक्ट्री फोरमैन के पास सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसने उसको तैयार करना है। कहते हैं इसकी 3 कॉपी बना ली जाती है। एक कॉपी स्टोर कीपर को दे देते हैं, मतलब स्टोर्स में दे देते हैं भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ बनानी है। उसके बाद एक कॉपी चली जाएगी फॉरमैन के पास और तीसरी कॉपी चली जाएगी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, जो टैली करके रख लेगा, हाँ भाई आपका बेड रेडी हो गया है, जैसे जैसे आपने कहा था हमने उसको बना के रख दिया है। अब बात आती है जॉब कोस्ट शीट। अब मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई, खर्चे भी सारे हो गए। अब मुझे उसका अकाउंट करके बताना है, मतलब कितना पैसा मेरा एग्जैक्ट लग गया है उसके अंदर। जॉब कोस्ट शीट, द कोस्टिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स जॉब कोस्ट शीट फॉर ईच जॉब कंटेनिंग द प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर and other details relating to the job. Where a job requires several major operation or component, sub cost sheet are maintained and cost of which are aggregate into the main cost sheet. The job cost sheet is the document detailed and cost of job under direct material, direct labor, work overhead, administration, selling. मतलब सारे खर्चे हमने यहाँ पर लिख लिए। It is not prepared for a specific period but a specific job. कहता है ये जॉब कोस्ट शीट जो है एक स्पेसिफिक पीरियड पर तैयार होती है, स्पेसिफिक पीरियड पर तैयार नहीं होती है, एक स्पेसिफिक जॉब पर तैयार होती है कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर, कितना एक्सपेंस, कितने फैक्ट्री के खर्चे आ गए, ऑफिस के कितने आ गए, बेचने पर कितना आएगा, तो वो अपना मार्जिन लगाने के बाद ही तो बताता है ना कस्टमर को भाई इतने पैसे हो गए आपके। अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग मतलब अब आपका जो कारपेंटर ने जो सामान आपसे लिया था, मतलब जो भी बनवाने के लिए ऑर्डर आपसे रिसीव किया था, वो रेडी हो चुका है। द कोस्ट ऑफ ऑल द जॉब इन प्रोसेस आर डेबिटिंग टू द वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कहते हैं जितने भी खर्चे हमने करे, जो हमारी कॉस्ट आई, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब, जब काम रेडी हो जाएगा, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। काम जब चल रहा था तो उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, और जब फिनिश्ड हो जाएगा तो उसी के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट इज डेबिटेड विद इट्स कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्राइस चार्ज इज द प्रॉफिट और द लॉस ऑन द जॉब। कहते हैं कॉस्ट और प्राइस दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। कॉस्ट मतलब आपकी क्या लागत लगी है उसके ऊपर, प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड होने के बाद जो आपने रेट रखा ना, वो आपका प्राइस कहलाता है। अब आता है कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब आपका काम कंप्लीट हो गया और आपने रिपोर्ट सबमिट करा दी अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास विद ए कॉपी टू द कोस्टिंग डिपार्टमेंट, और एक कॉपी कहाँ भेज दी? कोस्टिंग डिपार्टमेंट के पास। दिस रिपोर्ट इज एन इंडिकेशन दैट फर्दर एक्सपेंस ऑन द जॉब शुड सीज एंड जॉब कोस्ट शीट विल बी क्लोज्ड। अब याद रख लो प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आपने एस्टिमेट किया, फिर आपने उसकी प्लानिंग करी। प्लानिंग में आपने क्या किया कि अपनी रिक्वायरमेंट तैयार करवा के उसको बता दिया, उसने लिख लिया। प्लानिंग करने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर आपका बनने के लिए फैक्ट्री में चला गया, और फैक्ट्री में जाने के बाद उसकी 3 कॉपीज तैयार हो गई। एक कॉपी हमने भेज दी स्टोर्स के पास, दूसरी कॉपी मैंने भेज दी फॉरमैन के पास, और तीसरी कॉपी भेज दी कोस्टिंग डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद जॉब कोस्ट शीट तैयार कर ली, जिसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर कितने के हैं, सारे एक्सपेंसेस आ गए, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री के ऑफिस के सारे खर्चे आ गए। फिर मैंने क्या किया, उसकी अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। मतलब मैंने एक रिपोर्ट कोस्टिंग डिपार्टमेंट के पास भेज दी और मैंने लिख दिया भाई आपका काम वर्क इन प्रोग्रेस में है, फिनिश्ड हो चुका है, उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना, आप एक बार चेक कर लो। लास्ट में मेरा काम कंप्लीशन ऑफ जॉब, मेरा काम कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद मैंने रेट और प्राइस बता दिया, भाई उस जॉब की कोस्ट शीट को बनाने में इतना प्राइस लगा है आपका। ठीक है, सेव कर दो वीडियो।